अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल हम देखते हैं कि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर दूसरी जो पोस्ट है उसमें इखलाकियात, अच्छे रवैये, इज़्ज़त, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स दिया जा रहा होता है। लोग खूबसूरत अक़वाल शेयर करते हैं और दूसरों को अच्छा इंसान बनने का मशवरा भी देते हैं। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए ख़ुद से ये सवाल कीजिए कि क्या हमारा ये रवैया वैसा ही है जैसा हमारे स्टेटस में नज़र आता है। मोबाइल बंद करते ही हमारा लहजा बदल जाता है। घर में छोटी सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है। हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रूड होकर बात करते हैं, बच्चों पर चीख पड़ते हैं और वेटर्स, ड्राइवर्स या जो शॉपकीपर्स हैं उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। तो हकीकत यह है कि इंसान की जो असल पहचान है ना, वो उसके स्टेटस या पोस्ट से नहीं होती बल्कि उसके लहजे और रवैये से होती है। अच्छे अल्फाज लिख देना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उन पर अमल करना ज़िंदगी का असल इम्तिहान है। और अगर हम वाकई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी कोशिश करें। रोज़ खुद से ये पूछें कि क्या आज मेरी ज़ुबान से किसी का दिल तो नहीं दुखा, क्या मेरे लहजे ने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी। और अगर जवाब हाँ में हो तो अगले दिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लोग हमारी जो पोस्ट हैं वो शायद थोड़ी देर के लिए देखते हैं, हमारे स्टेटस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, लेकिन हमारा लहजा और जो हमारा रवैया है वो बरसों तक याद रखते हैं। इसलिए खूबसूरत अल्फाज लिखने से पहले कोशिश करें कि हमारी गुफ्तगू और हमारा किरदार भी इतना ही खूबसूरत हो। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे दांतों के मसाइल पर, जो कि और ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि हमारी जो किचन है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिससे बहुत ही जल्दी जो हमारे दांतों के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। दांत का दर्द हो, दांतों में आपकी कैविटी हो जाए, आपके गम्स में बहुत ज़्यादा पेन हो या उसमें से ब्लीडिंग होती हो, या मुंह में बार बार आपके छाले बनते हैं, इन तमाम मसाइल का जो हर्बल इलाज है वो क्या है और कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिससे हमें फ़ौरी रिलीफ मिल सकता है। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो बताएं कि अक्सर हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो वो कहते हैं ना दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, वो क्यों लगता है और उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है? ठंडा गर्म लगता है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, हसास हो जाते हैं। क्योंकि सब क्या है कि हम लोग चाय पी रहे हैं, बहुत गर्म पी रहे होते हैं, एकदम से हम ठंडा पी लेते हैं ऊपर से, वो हमारे दांतों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि ये सेंसिटिविटी इतनी आसानी से नहीं आती है, आराम आराम से आ रही होती है। उसके लिए आपके लिए पास बेहतरीन अल्लाह पाक ने जो आपको दिया है, ज़्यादा बेहतर क्या है कि आपने अपने मसूड़ों को मजबूत करना है। ठीक है, उनके लिए क्या है, आप नमक लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसको अपने गम्स पे अच्छे से मिक्स करें। तो बल्कि मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर आपने देखिए, अगर हथेली पे आप थोड़ा सा ले लें नमक, ठीक, और इसमें थोड़ा सा आप डालें सरसों का तेल, 1 2 3, बस सिंपली आप इसको करें, रब में ये मिक्स करें और आप अपने गम्स के ऊपर इसका हल्का हल्का सा मसाज करें। उससे क्या होगा, आपके दांत एक तो मसूड़े भी मजबूत होंगे, दांतों के अंदर जो आपकी सेंसिटिविटी आ गई है वो आपकी रिपेयर होगी, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बल्कि जो गम्स में से आपके खून आता है उसको भी ये रिपेयर करेगा। सिर्फ नमक और सरसों का तेल, आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, हाथ पे लिया, थोड़ा सा मिक्स किया, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये इतना मुश्किल है, मैं कैसे कर सकता हूँ, हो नहीं सकता, टाइम बहुत लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। सिंपली आप लो, हाथ पे लो, थोड़े से कतरे उसके सरसों के तेल के डालो, सिंपली अपने हल्की हल्का ना मसाज करो। अब आप कहेंगे कि वो तो इफ़ेक्ट करेगा, ज़ोर से नहीं, आराम आराम से लाइट से आपने अपने गम्स को रब करना। हाँ, रब करें। उससे होगा मुंह से जो गंदा पानी है वो निकलेगा, और वो बदबू भी आपके दांतों में से जो आ रही है उसको भी इफ़ेक्ट, ये उसका अच्छा सोल्यूशन है, और आपकी सेंसिटिविटी भी कम होगी इंशाल्लाह ताला इससे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इसहाक। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी मैडम, मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना था। तो उसकी उम्र है तकरीबन 14 साल। अच्छा, तो उसके अंदर से दाढ़ जो है ना, दाढ़ें वो ब्लैक हो गई हैं कोल बन के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, उसके लिए आप ऐसे करें, चमेली के पत्ते लें कहीं से भी, ठीक है, और उनको 1 मुट्ठी पत्ते लेके 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी में वो अच्छा सा बॉईल करें, और वो पानी आप फ्रिज में रख लें। जब बच्चा दांत साफ़ करे, कोशिश करें उस पानी के साथ, उस पानी को ब्रश लगाए और उसके साथ दांत साफ़ करें, और बहुत जल्दी ना उसके वो काला काला उतरना शुरू हो जाएगा,
और वो आपके दांतों का कीड़ा ख़त्म होने लगेगा। मेरी सिस्टर को है हेपेटाइटिस सी था, अच्छा। और उसके जब कहते हैं जिसको हेपेटाइटिस सी और ये प्रॉब्लम आता है ना, तो आपकी ना वो जो हड्डी है ना हमारे दांत की मसूड़, ये जो जॉ की, ये ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके दांतों में इतना सीवियर प्रॉब्लम था, कैप्स लगवा रही है, कभी डॉक्टर स्केलिंग करा रही है, नहीं उसको नहीं, बहुत प्रॉब्लम है उसको। उसने भी खुद से यही सारा ट्रीटमेंट किया, ये सब चीज़ें डाली, और साथ में उसने डाले थोड़े से लौंग, ठीक। लौंग का पाउडर डाला। अल्हम्दुलिल्लाह कहती कि मैं जहाँ जिस साइड से खा नहीं सकती थी, अब मैं प्रॉपर वे में उस साइड से खाती हूँ। कहती कितने साल मैंने नहीं खाया एक साइड से। ये मैंने वो आपको रेमेडीज़ दी हैं जो हम लोग खुद यूज़ करते हैं, और ये इफ़ेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कि नहीं ये इफ़ेक्ट करेगी, ये नुकसान देगी। अब दाढ़ में दर्द है, क्या करते हैं हम? सिंपली यही कहते हैं ना कि एक लौंग है, दबा लो। बिल्कुल ऐसे है। ये कर रहे होते हैं ना। अगर आपके पास लौंग का तेल है वो रख लें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लौंग का तेल भी नहीं है, आपको मैंने एक सिखाया था अमृत धारा बनाना। अच्छा। 1 से 2 ड्रॉप कॉटन पे लगाएं और दाढ़ में रख लें, ठीक है। और विद इन सेकेंड आपको आराम आएगा उस दर्द का। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अक्सर लोगों को मसला होता है मुंह के छालों का, और उनको मतलब एक होता है ना, कभी कभी आपको निकलते हैं फिर सही हो जाते हैं। कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं, बार बार बनते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग वो कहते हैं वो पान का कत्था होता है ना, वो लगाएं, फिर पता नहीं वो मुख्तलिफ पेस्ट आती हैं, फिर घर में कोई हर्बल टोटके हैं, तो सही चीज़ क्या है कि आपको बार बार ना बने? सबसे पहले वो आपकी मैदे की गर्मी ही है, आपका मैदा डिस्टर्ब है, उसका इफेक्ट आ रहा है आपके मुंह के अंदर। क्योंकि मुंह में तो ऐसा कुछ नहीं था जिसने वो पकाना है, तो आपका मैदा पक रहा है, उसका वो जो है वो सारा आपके मुंह में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी उसको मैदे को दुरुस्त करें। अगर उसकी गर्मी है तो इसी तरह इमली, आलू बुखारे का पानी, जंक फूड से थोड़ा बचें, उससे अवॉइड कराएं। और सेकंड आपने क्या करना है, तवाशीर और इलायची, ये 2 चीज़ें हैं, इसको हम वज़न ले लें, इसका पाउडर करें, अपने मुंह में लगा लिया करें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और जल्दी आराम आता है। उसके अलावा वो है कत्था, ज़रूर लगा सकते हैं, कत्था भी बहुत अच्छा है दांतों के लिए। अपने जो मुंह में जो लग जाता है सारा, छाले निकले हुए होते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने मैदे को, जो उनका बारहा जो मुंह पकड़ है ना, वो आपके मैदे का प्रॉब्लम है। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सवाल कीजिए। जी मैं जफरुल्लाह शाह हूं। तो मैंने ये कि मेरी एज है 70 ईयर, 70 साल एज है मेरी। तो मेरे दांतों के ऊपर फोड़ है थोड़ी सी, तो मैं डेंटल सर्जन को दिखाता हूँ, लेकिन मैं स्टेंट डले हुए हैं मुझे, तो काफी सारी वो तो वो मैं वो कोड निकलवानी नहीं चाहता, वो टेंशन की वजह से। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं दांतों के ऊपर उनके कुछ है और वो निकलवाना नहीं चाहते उनको। अगर खोड़ है, वो कहते हैं खोड़ है ना उनको, तो यानी वो खाली होगी, विदार ना खाई गई है। उसकी सिंपली हाँ, अगर नहीं निकलवाना चाह रहे आप, ये रेमेडीज यूज़ करें ताकि आपको दर्द ना हो। अच्छा तो कुछ लोगों के हम दांत देखते हैं, बच्चों की भी ना छोटी एज में दांतों में सुराख हो जाते हैं। यही है, देखो दांतों की सफाई कोई नहीं है। हम बच्चे टॉफीज खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, मीठा खाने की वजह से होता है। बिल्कुल मीठा खाने से। दूसरा उनकी विटामिन डी का भी कभी टेस्ट कराएं, कैल्शियम का भी। बच्चों को कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके दांत इस तरह ख़राब होते हैं। हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, देखिए विटामिन डी हमारी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन डी और कैल्शियम। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हड्डियों में पेन या कहीं और आएगा, तो वो दांत भी तो हमारी बॉडी का हिस्सा है ना, उस पर भी वो इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए आप यही जो मैंने आपको रेमेडी दी है, आप सिंपली थोड़ा सा मीठा सोडा लें, फटकरी लें, हल्दी लें, नमक, और आप साथ में लौंग पीस के उसमें डालें, अपने दांत में लगाया करें। क्योंकि खोड़ आपको वो डॉक्टर अगर कहते हैं निकाल दें, निकालने की रीज़न क्या है? आपको पेन है, पेन आ रही है ना, आपकी पेन है जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है उसको निकाल दो। आप इन चीज़ों का यूज़ करें, इनका अच्छा सा पाउडर बना के अपने पास रख लें। जब भी ब्रश करें इसको कर लें, ब्रश नहीं भी करें उंगली के साथ लगा लें। और रात को जो मैंने आपसे कहा था, ये लौंग का और फिटकरी का पानी बना के रख लें। रात को ज़रूर इसकी कुली करें। विद इन डेज़ आपको पता चलेगा कि वाकई इसने आपको कितना अच्छा इम्पैक्ट आप पे क्रिएट किया है।
मैं इसी दांतों से रिलेटेड ही किसी प्रोग्राम में थी, तो वहाँ पे एक आदमी ने फ़ोन किया, पता नहीं वो न्यूयॉर्क या अमेरिका में था। उसने कहा कि हमारे यहाँ ना डेंटल का बहुत महंगा इलाज है, बिल्कुल ऐसे हम डेंटिस्ट पे नहीं जाते। कहते डॉक्टर ने मुझे कहा कि कैप लगवा लेना अपने दांत पे, मुझे प्रॉब्लम था। तो सेम उसने यही रेमेडीज़ यूज़ की। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कैपिंग कराऊं, कि मैं जाके दांत निकलवाऊं, किसी चीज़ की। देखिए जब आपके मसूड़े ने आपको पकड़ लिया ना, गम ने आपके मजबूत कर लिया आपके दांत को, फिर आपके दांत ने कुछ भी नहीं करना। दांत कुछ भी नहीं करेगा जब हमारा मसूड़ा ही ठीक नहीं है। हमारे गम्स मजबूत हैं तो दांत भी मजबूत हैं। अगर गम्स में प्रॉब्लम है तो वो दांत में आएगा। दांत में कीड़ा लगेगा हमारा गलत खाना खाने से, दांत को साफ ना करने की वजह से। अगर कीड़ा लग गया है तो चंबेली के पत्तों का पानी बनाए, ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे होम रेमेडीज़ के बारे में, मुख्तलिफ जो दांतों के मसाइल होते हैं वो कैसे हम उनका इलाज कर सकते हैं और उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे मेहंदी ब्राइड्स के लुक के बारे में, कि मेहंदी पर किस तरह का मेकअप ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और आजकल जो है वो जो मेहंदी ब्राइड्स हैं उनके मेकअप में क्या डिफरेंस है या क्या नए ट्रेंड्स हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट नुशाबा। अस्सलाम वालेकुम नुशाबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नुशाबा बिजी अपनी चीज़ें सेट करने जी हाँ, में? बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुशाबा, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल क्या न्यू ट्रेंड चल रहा है मार्केट में मेहंदी मेकअप में? मेहंदी हमारे जो ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, अगर हमारी ब्राइड सॉफ्ट ड्रेसेस में हैं और हैवी ज्वेलरी के साथ चलना चाह रही हैं तो उनके मेकअप को हम, अगर ज्वेलरी हैवी है ड्रेस में और हेयर स्टाइल को फिर हम टाई अप करके ज्वेलरी को प्रोमिनेंट करेंगे, और लिप्स कलर अगर हम सॉफ्ट में रखेंगे और आइज़ बोल्ड कर देंगे, और अगर आइज़ को सॉफ्ट में रखेंगे तो लिप्स को बोल्ड कर देंगे। इसी तरह ड्रेस अगर हैवी है तो उसके साथ आपका सॉफ्ट ग्लैम जाएगा मेकअप, और अगर ड्रेस आपका लाइट है तो हम मेकअप से उसके लुक को इन्हांस कर देंगे। इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो मेहंदी की ब्राइड्स आती हैं वो क्या डिमांड करती है? क्योंकि आजकल जो है ना वो लड़कियां ज़्यादातर मेहंदी पे कहती हैं कि बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप हो या नो मेकअप लुक हो, तो किस तरह की डिमांड्स करती हैं आके? क्योंकि शुरू दिन से ऐसा है कि मेहंदी वाले दिन हमारी लुक्स जो है बच्चियाँ बिल्कुल सॉफ्ट मांगती हैं, और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग मेकअप करने ही नहीं देते थे। तो अब ये हो गया है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग मेकअप ज़रूर करवाते हैं क्योंकि शूट करना होता है। शूट में विदाउट मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो हम फीचर्स को एनहांस करते हैं मेकअप के थ्रू, सॉफ्ट मेकअप रखते हैं, और अकॉर्डिंग टू ड्रेस ज्वेलरी हम मेकअप को ग्लैम लुक में लेके जाना है, शिमर के साथ करना है, मैट में जाना है, वेदर कैसा है, सब चीज़ें देखते हुए काम करते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, पहले लोग कहते थे कि ना अगर आप अपनी माइयों पे तैयार हो जाते हो, मेहंदी पे तैयार हो जाते हो तो बारात में आप पे बिल्कुल रूप नहीं आता। बिल्कुल। तो क्या आजकल भी ऐसा हो रहा है या नहीं? नहीं, ट्रेंड चेंज है। अब तो हर दिन का शूट होता है, बच्चियाँ पहले प्रेप होती हैं, पहले सैलून्स पे आके अपनी वो पूरी लुक्स डिस्कस करती हैं, हम किस तरह बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसी ज्वेलरी होगी, कैसे कपड़े होंगे, कैसा मेकअप चाहिए। कुछ बच्चियाँ अभी भी मैट लिप्स पसंद करती हैं, शिमर हो, सारा फेस ग्लोई हो, ड्यूई हो, लेकिन लिप्स उनके मैट होने चाहिए, न्यूड होने चाहिए, पीची होने चाहिए, ज़्यादा पिंक नहीं होने चाहिए। मतलब हर तरह की बच्चियाँ। वैसे हम मेकअप प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू फीचर्स। अच्छा, हमारे पास जो आज मॉडल है, जैसे इनका ड्रेस है, इसमें हम देखते हैं 2 कलर्स हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट सा पिंकिश रेड भी है जिसको वर्मिलियन भी कहते हैं, और साथ थोड़ा येलोइश मस्टर्ड भी है। तो ज़्यादातर जो मेहंदी ब्राइड्स है ना आजकल देखते हैं कि येलो का ट्रेंड है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग येलो को पसंद करते हैं मेहंदी पे, और उसके साथ फिर ग्रीन मिक्स कर लेते हैं या ऑरेंज मिक्स कर लेते हैं। तो इसके साथ आप कैसा मेकअप करेंगे आज? क्योंकि हम अब देखिए कवाली नाइट होती है, माइयों होते हैं, मेहंदी होता है, इतना सारे फंक्शन है, तो कलर कहीं ना कहीं उन्हें सिलेक्ट करना पड़ जाता है। Exactly, ऐसे अब ग्रीन में जाएंगे, येलो में जाएंगे, किस कलर में वो, हाँ ऑरेंज में, तो वो 3-4 दिन बुक होते हैं, तो इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं ये कलर आप यूज़ कर लेते हो। तो अब इन्होंने हमारे पास जो ड्रेस है इसमें बस पिंक एक ऐसा कलर है जो आप इनके फीचर्स के साथ करेंगे, सॉफ्ट लुक में आएगा। पिंक के साथ हम उठाएंगे लुक, और थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा शिमरी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें मेकअप, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ हमें गाइड भी करें कि किस तरह करना है मेकअप। अच्छा, अब हमने इनकी फेस प्रेप किया था, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर करके हमने तो थोड़ी सी बेस जो है वो तैयार की हुई है, आप देख रहे हैं
प्रेप कर लिया हुआ है फेस को, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम शॉर्ट होता है। बाकी ये है कि हम इस आजकल के मुताबिक इस मेकअप को किस तरह से ट्रेंडिंग में लेके आना है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी नौशाबा, स्टार्ट करें फिर। अच्छा, पहले वक्तों में हमारे यहाँ कंटोर का बहुत ट्रेंड था, लेकिन अब कंटोर तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा फीचर्स को बैलेंस करने के लिए कंटोर का इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं जस्ट ठीक है। अच्छा नुशाबा, आप इनका मेकअप करती रहें, साथ हमें बहुत ही प्यारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है और साथ हम उनको भी वेलकम करते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हमारे यंगस्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स के मैदान में बहुत कमालात दिखा रहे हैं। और रिसेंट डेज़ में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 2 स्टूडेंट्स अली और रफ़ाक में से एक ने 2500 साल पुराने यूनानी ड्रामे एडिपस रेक्स, जबकि दूसरे ने 500 साल पुराने शेक्सपियर के ड्रामे ओथेलो को शॉर्ट फिल्म की सूरत में अडॉप्ट किया है। और आज एडिपस रेक्स को फिल्म में ढालने वाले डायरेक्टर अली यासिर और ओथेलो की एमिलिया यानी आयजा हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ इनके सुपरवाइज़र प्रोफेसर अहमद हमाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद हमाद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, वेलकम टू जागो लाहौर। शुक्रिया आपका। आयजा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं अल्लाह आप? का शुक्र। अच्छा अली, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक क्लासिक ड्रामा है जिसको आपने फिल्म में ढाला है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कैसे ख्याल आया, क्या आइडिया था इसके पीछे? सारा आइडिया तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ होता है, आपको कुछ गाइड करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने हमें सारे प्लेस के बारे में बताया कि शेक्सपियर से लेके आप हेनरी गिब्सन ले जाएं और फिर उसके बाद ये 2500 साल पुराना एडिपस रेक्स इसको ले लें। तो सर ने हमें चॉइस दी कि इसके अंदर आप कोई सा भी प्ले उठा के इसके ऊपर अडेप्टेशन लेके आनी है। तो एडिपस रेक्स मैंने इसलिए चूज़ किया, दैट वाज अबाउट 2500 ईयर्स ओल्ड, और इसका ये था कि इसके ऊपर पहले अडेप्टेशन कहीं बनी नहीं हुई थी। तो दैट वाज अ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट चैलेंज कि मैं इसको अडेप्ट करूं चीज़ों के अंदर, क्योंकि अक्सर जो ओथेलो और जो बाकी सारी अडेप्टेशंस हैं उसके लिए बंदा देखता है, पहले कहता है कि इस फिल्म मेकर्स ने बनाई हुई है, ये बनाई हुई है, ये नहीं बनाई हुई। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा भी एडिपस रेक्स के बारे में होना चाहिए जो कि इतनी रिच स्टोरी है, आप उसको अगर फिल्म मेकिंग के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शॉर्ट फिल्म में लेके आ सकता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो दैट्स वाई मैंने चूज़ किया एडिपस रेक्स को, और फिर मैंने उसको कोशिश की कि पाकिस्तानी कल्चर के लिहाज से किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अडेप्टेशन तो मोस्टली यही होती है ना कि आप ग्रीक मिथोलॉजी को लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। तो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर लेके आना सबसे खूबसूरत हमारा, मैंने दरियाए चनाब चूज़ किया। वहाँ पर एक प्यारा सा गाँव था और वहाँ पर ये सब चीज़ें जो ओरिजिनल मिथोलॉजी के अंदर थी, जहाँ रिवर थेबिस था उसको मैंने अडेप्ट किया। बाकी सारी चीज़ों के अंदर गांव था, पूरा गांव इन्वॉल्व था उसके अंदर, और अल्लाह का शुक्र है बहुत चैलेंजेस आए लेकिन बहुत अच्छी बनी और सबको पसंद भी आई। ओके अच्छा आयजा, आप बताएं कि आपको कैसा लगा शॉर्ट फिल्म में काम करना, और साथ साथ ये भी बताएं कि यूसीपी में जो फिल्म का डिपार्टमेंट है उसका इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है और उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? सर को तो वैसे ही चैलेंजेस देने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे आपने कहा है कि इतनी पुरानी फिल्म है और सर कहते हैं कि आज के माहौल के मुताबिक उसको ढालना है। तो मुझे इन्होंने अप्रोच किया और मैंने इनके साथ काम किया है। तो यूसीपी में मुझे ये डिफरेंस नज़र आया है कि सब बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, हर बंदा अपनी अपनी फ़ील्ड के हिसाब से प्रोफेशनल काम करता है, और जो स्टोरी लिखी गई है उसी को वहाँ जाके चेंज किए बग़ैर उस लोकेशन के हिसाब से उसे शूट करना और हर एक करैक्टर को उसका करैक्टर बताना स्टूडेंट लेवल पे मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंजिंग रोल है। और मेरा जो रोल था उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये जो रोने वाले रोल है ना, सर ने मेरे लिए रखे हुए हैं। अच्छा। जो रोने वाला रोल होता है सर कहते हैं आयजा को बुला लो, वो कर लेंगी। प्रोफेसर साहब, इसको तो हम क्योंकि डिस्कस करते ही रहेंगे, आगे भी सेगमेंट में करेंगे। ये बताएं कि जो हमारा फिल्म मेकिंग है या हमारा जो फिल्में बनाने की तरफ रुझान है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब हम ट्राई तो करते हैं लेकिन जो नाम हम पाकिस्तानी ड्रामों के हैं ना, वो फिल्म्स की तरफ नहीं आ रहे। एक टाइम था कि हमारी जो फिल्म्स हैं उनका अच्छा खासा नाम था, लोग अभी भी उन फिल्म्स को याद करते हैं, उन फिल्म्स को देखते हैं, उससे सीखते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारा थोड़ा सा फिल्म वाला डिपार्टमेंट है ना, वो लैग कर है। तो आपको क्या लगता है
कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और कौन से और जो हमारी मेजर चीज़ है वो ये है कि जैसे एक्टर्स तो हम उन पे फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारे फिल्म डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यूसीपी का फिल्म डिपार्टमेंट है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है कि अच्छे डायरेक्टर्स भी उभर के आए हमारी यूनिवर्सिटी से? जी लेकिन जैसे हर मुल्क की एक सनत है ना, जैसे शीशा आपने ख़रीदना है तो कहते हैं बेल्जियम का शीशा बहुत अच्छा होगा, पोर्सलिन के बर्तन लेने हैं तो चाइना के। तो अगर आपने ड्रामा कहीं का देखना है तो पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तान ने ड्रामे में बहुत नाम पैदा किया। अलबत्ता जो फिल्म है वो एक दफ़ा डूबी है तो अब दोबारा से उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कम बैक नहीं हो रहा, कम बैक नहीं हो रहा। ये ड्रामे से ड्रामे में हमारा नाम है, हमें हम इसलिए ना ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, इस ये भी एक वजह बन रही है फिल्म के रिवाइवल में ताख़ीर की कि लोग रिलैक्स्ड हैं कि ड्रामे से पैसा भी कमाया जा रहा है, नाम भी कमाया जा रहा है, अच्छे ड्रामे आ भी रहे हैं, ये नहीं है कि रिलैक्स हो के अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे, हाँ, इतने मजे मजे के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं और वो अक्रॉस द बोर्ड देखे जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ व्यूज। उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं अरबिक में, चाइनीज में, टर्किश में, और फिर उनको लोग देख रहे हैं। यस, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को भी दोबारा फिल्म इंडस्ट्री को भी कायम करना वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम फिल्म की क्लास में, जो आपका सवाल है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जब हम फिल्म की क्लास में बैठे होते हैं तो हम इन बच्चों को दिखाते हैं कि ये ड्रामे का फ्रेम है और ये फिल्म का फ्रेम है। मसलन एक छोटी सी आपके प्रोग्राम में भी ड्रामे के फ्रेम का एक सादा सा की पहचान ये है कि दूर बैठ के आपने देखना है छोटी स्क्रीन पे तो मिड शॉट लेते जाएं, क्लोजअप्स लेते जाएं। लेकिन जब आप फिल्म दिखा रहे हैं बहुत बड़ी स्क्रीन पे तो आप बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी दिखानी है तो लॉन्ग शॉट लें। तो ये हम दिखाते हैं बच्चों को कि इस तरह फिल्म के फ्रेम का ये फर्क है, फिल्म का साउंड इस तरह का होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, नुशाबा भी मेरे साथ है, उनसे पूछते हैं। नुशाबा, आपका मेकअप कहाँ तक पहुँचा और कितना रह गया है? ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे आंखों पे थोड़ा सा ग्लिटर, आगे बंद कीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा ग्लिटर देना है। ब्लू के साथ मैं थोड़ा सा मॉड लुक दूंगी इनको, लिपस्टिक फ्रेश करूंगी और मेकअप डन। ठीक है, और हम देख रहे हैं बड़ा आपने सॉफ्ट सा आई मेकअप भी किया, आप इसको कंटिन्यू करें। और हमारी जो ब्राइड है वो भी रेडी हो रही है, और थोड़ा सा बताएं भी आपने क्या इसमें किया है और क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो अगर इस वेदर में किसी की शादी है ना, इतने ह्यूमिड वेदर में, तो बस मैं उसको कह सकती हूँ कि हिम्मत है आपकी कि अगर आपका आउटडोर शूट भी है इस वेदर में, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल लास्ट टच कर रही हूँ, मेकअप फिक्स, और ये फिक्स हो गया। मैं आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ। ब्लश ऑन हमने पहले लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया, फिर उसे लॉक करने के लिए हमने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया, फिर हाइलाइटर किया, बेस लॉक की, आई के नीचे वाला पोर्शन एनहांस किया। लिपस्टिक को हमने थोड़ा सा मिक्स किया पीच और पिंक के साथ, क्योंकि बिल्कुल पिंक भी नहीं अच्छा लग रहा था और पीच और पिंक थोड़ा सा ग्लॉसी, बिल्कुल मैट नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा शाइन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिमर हमारी बच्चियाँ डिमांड कर रही हैं कि शिमर हो, शाइनी हो, ड्यूई हो। ह्यूमिडिटी का क्या करें, हमारे तो ऑयल निकल आता है फेसेस से, कि इस वजह से पहले हम स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करें। इस वेदर में अगर हमने स्किन को अच्छे प्रेप नहीं किया तो कभी भी आपकी मेकअप स्टे नहीं करेगा। स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज करें, प्राइमर लगाएं, बेस का इंतखाब अच्छा करें, मैट में मेकअप करके फिर उसके ऊपर ड्यूज़ का इस्तेमाल किया जाए। ग्लॉसी लिप्स करने हैं तो मैट आई मेकअप मैट कर दें, ब्लश ऑन और मैट में यूज़ करें, हाइलाइटर का इस्तेमाल करें और अपनी बेस को लॉक करें अच्छे से। सेटिंग और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक आ रही है, वो बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं आ रही, स्क्रीन पे भी बहुत प्यारा आ रहा है। मेहंदी के मेकअप में बिल्कुल सॉफ्ट लुक होनी चाहिए। अगर हम इनके बाल बांधते और ज़्यादा परांदा और ज्वेलरी का इस्तेमाल करते, क्योंकि फ्लावर्स की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन है, आप उसका इस्तेमाल करते तो फिर डेफिनेटली हम इस मेकअप को थोड़ा सा चेंज करते। अच्छा, फ्लावर्स अरेंजमेंट आ जाती, वो थोड़ी और हैवी लुक हो जाती। इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट लुक है, खुले बाल हैं, ड्रेस हैवी होने की वजह से हमने इनके बाल खोल दिए, ज्वेलरी का इंतखाब सॉफ्ट किया। अगर हम यहाँ पे दूसरी ज्वेलरी इस्तेमाल करते तो फिर हम इनके मेकअप को थोड़ा सा चेंज कर देते। ठीक है, बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट सी लुक आ रही है और बहुत ही आपने प्यारा सा मेकअप किया है। और वो आजकल नहीं, जैसे जो जेंजीज ब्राइड है वो भी डिमांड करती हैं कि बस बारात पे हैवी मेकअप करवा लिया, बाकी सारे इवेंट्स पे बिल्कुल लाइट सा रखें। बहुत ही क्यूट लुक आ रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री तो वैसे ही हमारी बहुत अच्छी है। तो अभी मुझे पता चला है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स मिले हैं फीचर फिल्म के लिए, तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं।
जी हाँ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसको हमारी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर लुबना ज़ही साहिबा, उनकी कोशिश की वजह से 3 स्टूडेंट्स को 1-1 करोड़ रुपया मिला। हमें टोटल 3 करोड़ रुपये मिले कि फीचर फिल्म बना के इसको सिनेमा में लगाएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट थी। 1 करोड़ एक अच्छा खास, वैसे तो एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए 10 करोड़ चाहिए होता है, लेकिन चलें एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट के लिए उसकी जेब में 1 करोड़ रुपया डाल देना कि बेटा जाएं जाके फ़ीचर फिल्म बना के लेके आएँ ताकि हम इसको सिनेमा में रिलीज़ कर सकें। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके तजुर्बे के लिए कि वो उस 1 करोड़ को 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सके, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन 3 बच्चों को ग्रूम करना, उनको फिल्म के लिए तैयार करना, बड़ी स्क्रीन की डायनामिक्स के मुताबिक उनकी प्रेपरेशन करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था। ये हमारा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैं ख़ुद उनको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, उनमें से एक बच्चे को, और हम एक बहुत ही शानदार फिल्म बना रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी वो उस फिल्म पे हो रही होगी जो लाहौर में लगी होगी, और वो इंशाल्लाह हिट होगी और उस 1 करोड़ में बनी होगी, और वो स्टूडेंट ने बनाई होगी जो हमारा स्टूडेंट है। मैं सर की बात से ज़रा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर बात कर रहे हैं कि फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, बट दैट्स वेरी लिमिटेड। मैं लाइक आपके प्लेटफॉर्म से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दे आर वेरी टैलेंटेड, नो डाउट, हर फील्ड के अंदर। और जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोरीज उस तरह से बन ही नहीं रही। उनका एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले के ऊपर चल रही है कि इतनी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, इतनी लिखने को है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी स्टोरी है, हमें उसे स्क्रीन पे लाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़नी है और पड़ती भी है। तो अगर गवर्नमेंट इन लोगों को फ़ंड करने की बजाय, मतलब लाइक बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, स्टूडेंट्स को फ़ंड करे, और जो प्रॉपर फिल्म मेकिंग पढ़ के आए हैं, जिनको पता है कि सिनेमैटिक एंगल्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से फिल्म बनानी है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको मौका दें, तो शायद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड से कम्पीट कर सके, जो कि अभी एक जगह पे ही सिर्फ फंसी हुई है। ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छी इंसाइट्स दी हैं, और मैं उम्मीद करूंगी जो लोग हमें देख रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि काम तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग करते हैं। बाकी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह फ्लरिश कर रही है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, तो हमें चाहिए हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर भी फोकस करें, और जो हमारे यंग बच्चे आ रहे हैं उनको भी ऐसे वसाइल दें कि वो इस तरह की फिल्म बना सके। बाकी आइज़ा आपके लिए दुआ है कि प्रोफेसर साहब आपको अच्छे अच्छे रोल भी दें, आपने इनको सिर्फ रोने वाले रोल नहीं देने, और आप हमें बड़ी स्क्रीन पे भी नजर आए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। यो वेलकम नुशाबा, मेरे साथ ही नुशाबा, बहुत ही प्यारा आपने उनको तैयार किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे हाइव्स के बारे में, जो कि एक आम स्किन का मसला है जो दुनिया में तकरीबन 20% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होता है। और इस कंडीशन में जो हमारी स्किन है उस पर रेड कलर के बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं, जिसमें शदीद ख़ारिश होती है। तो हम में से बहुत से लोग इससे जो है वो आम एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर ये वर्स भी हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, हाइव्स और पाकिस्तान में तो इसको लोग छपाकी भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इस कंडीशन के बारे में बताएं और ये क्या होती है। देखें, 2 चीज़ें, एक तो लोगों को चूँकि यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसका पता होना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली कॉमन नाम क्या यहाँ पे लोग बोलते हैं और उसका टेक्निकल नाम क्या, ताकि अगर आजकल हर बंदा गूगल करता है तो गूगल पे गलत ना कोई टाइप कर दे। तो छपाकी या यहाँ पे धप्पड़ बोलते हैं कि मुझे तप्पड़ पड़ गए। जो धप्पड़ या तप्पड़ जो है वो बेसिकली अर्टिकेरिया, इसका जो टेक्निकल नाम है वो है अर्टिकेरिया, URTICARIA। अब वो अर्टिकेरिया जो है या हाइव्स आम इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो है ये धप्पड़ों की जो बीमारी है, ये 5 मेजर कॉजेज़ हैं इसकी। नंबर 1, आपने कोई दवाई ऐसी खा ली थी जिससे ये हो गए। बच्चों में इन्फेक्शन और बड़ों में दवाइयाँ जो हैं, इसकी सबसे कॉमन वजह है। ठीक है। बड़ों में इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। तो बच्चों को आमतौर पे क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हुई, नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ, उसके बाद ये धप्पड़ निकल आए। और इसकी एक ख़ास जो बड़ी आसान डायग्नोसिस है वो घर पे भी आप कर सकते हैं तकरीबन, कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ओके। तो जहाँ पर भी होंगे 24 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जानलेवा हो सकती है खुदा न खास्ता, वो ये कि अगर ये धप्पड़ आपके किसी एक ऑर्गन को वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, फ़र्ज़ करें आपके सिर्फ लिप पे स्वेलिंग हो गई, या आपकी टंग पे स्वेलिंग होगी, आपकी ज़ुबान पे या आपके होंठों पे स्वेलिंग हो गई, और आपको लगे कि आपको दम घुटने लगा है, तो आपको फौरी तौर पे भागना है हॉस्पिटल इमरजेंसी में, और उनको जाते ही कहना है कि जी मुझे
एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन और एक और इंजेक्शन होता है, वो एवल का इंजेक्शन जो एंटीहिस्टामिन वो लगाएं ताकि पेशेंट को बचाया जा सके, क्योंकि उस सूरत में सांस बंद होने का खतरा होता है। इतने सीवियर सिम्टम्स हैं। हाँ जी, सीवियर सिम्टम है कि आपका सांस ना बंद हो जाए। इसके अलावा ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर होते हुए हम क्या करते हैं, हम 5-4 जो बड़ी मेजर चीज़ें हैं उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन तो नहीं है। दवाइयों में सबसे जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो हैं आपकी जो पेन किलर्स जो हैं, ये पैरासीटामोल के अलावा जितनी भी हैं जो पेन किलर्स हैं वो कर सकती हैं, एंटीबायोटिक्स कर सकती हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं, जो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, वो एक्चुअली कोई भी चीज़ आपको अर्टिकेरिया कर सकती है। कुछ लोगों को मूंगफली से होता है और वो भी खतरनाक वाला है, ठीक है। अच्छा, पीनट से तो देखा भी है, वो अक्सर खा लेते हैं ना, उसके बाद उनको ऐसे लगता है उनका सांस बंद हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। उनको नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोगों को जो वक्ती तौर पे होता है और वो चंद महीने से चंद साल तक भी चल सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि उमूमन क्या पाकिस्तान में ये हम ज़्यादा देखते हैं कि ये लोगों को होता है ज़्यादा, और लोग क्या जो आपके पास इसके पेशेंट्स आते हैं क्या वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि आम क्या हमें एलर्जी हुई है, क्योंकि और भी बहुत सी ऐसी स्किन कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और हम उनको खारिज कर करके ख़राब कर लेते हैं। अब लोगों को चूँकि इसका अलग से पता नहीं होता, उन्हें लगता है हमें एलर्जी हो गई है, और ये है भी एक एलर्जी की किस्म तो है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है। एक जो दूसरी इससे मिलती जुलती बीमारी है वो आपके एक्जमाज हैं, यानी डर्माटाइटिस जो है, नमुलर डर्माटाइटिस, उसकी 5-7 डिफरेंट किस्में हैं। आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया कि इसको दूसरे से उसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे आसान काम ये कि अगर 24 घंटे के अंदर चले जाती है, अगर ये 24 घंटे के अंदर चले जाती है तो जिस तरह मैंने बताया कि बच्चों में हमें इन्फेक्शन को हम देखते हैं, उसका हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अगर थ्रोट की इन्फेक्शन है, बच्चों के नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन बच्चों को, चूँकि अक्सर आपने देखा होगा कि हर कोई 2-4 महीने के बाद नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, उसके बाद भी बच्चों को हो जाता है। बड़ों में मसला ये है कि बड़ों में इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, और इन्फेक्शन काफ़ी दफ़ा बहुत हल्की सी इन्फेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लोगों को मसूड़ों में हल्की सी इन्फेक्शन हो गई और वो अक्सर रहती है। साइनोसाइटिस, साइनस इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। पेट में हमारे यहाँ एच पाइलोराई और इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि पेट में क्रॉनिक इन्फेक्शन थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। पाँव की उंगली के दरमियान इन्फेक्शन हो जाती है। कोई भी इन्फेक्शन जो है उसके बाद भी हो सकता है, इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए उसके बाद भी हो सकता है। अक्सर लोगों को होता है कि नई दवाई कोई शुरू कर दी, जब कोई नई दवाई शुरू करते हैं वो बहुत सारी दवाइयों से हो सकती है, यानी तकरीबन इवेंचुअली हर दवाई तकरीबन कर सकती है, लेकिन वो बहुत कम करती हैं। पेन किलर्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स ये टॉप के कंटेंडर्स में आती हैं जो कि ये कॉज कर सकती हैं। उस सूरत में आपने टेम्पोरल रिलेशनशिप देखना है कि कब आपने दवाई शुरू की थी और कब आपको धप्पड़ होने शुरू हुए। तो जब भी कभी धप्पड़ों देखें कि उससे पहले आप बीमार तो नहीं हुए थे, कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी तो नहीं था और कोई नई दवाई तो नहीं शुरू की। अगर ये दो चीज़ें हम रूल आउट कर लें, हमें पता चल जाए किसी दवाई से नहीं हुआ, कोई दवाई खा ही नहीं रहा पेशेंट, या किसी इन्फेक्शन भी नहीं पेशेंट को हुई, फिर हम जो रेयर डिजीज़ हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ आती हैं, ऐसी बीमारियां जो कि आपको, इस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, जो कि आपके मुख्तलिफ बॉडी के, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके थायराइड को भी ख़राब करती हैं और आपको अर्टिकेरिया भी करती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके जोड़ों को भी ख़राब करती हैं और ये आपको धप्पड़ भी निकाल देती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आपके नर्वस सिस्टम को, या यानी ऑटो इम्यून डिजीज जो है आपकी अपनी बॉडी ने आपकी अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ होगी, उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। और आखिरी जो हमें थोड़ा सा ख़तरा, और वो बहुत कम होता है, इसलिए ये नहीं चाहिए कि मैं ये चूँकि कह रहा हूँ तो आप परेशान हो जाएं लोग जिनको है, कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ने काफ़ी, अगर ये तमाम चीज़ें हम रूल आउट कर लें और बहुत अरसे तक पेशेंट ठीक ना हो, फिर हमें कैंसर्स के बारे में थोड़ी सी वो करना पड़ता है कि जो देखें पाकिस्तान में ना एक बहुत आसान काम है और जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी नहीं करवाते, उसको हम कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग। हर जो एज में, ख़ास तौर पे इवन ख़वातीन में तो हम बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, इस तरह मेमोग्राम शुरू कर देते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, पैप स्मीयर जो है वो शुरू कर देते हैं जो कि आपके जो यूट्रस के कैंसर के लिए, मर्दों में, औरतों में चेस्ट एक्सरे हम कभी करवा लेते हैं। तो ये कोलोनोस्कोपी यानी आपकी आंत का मुआयना कर सकते हैं, एक ख़ास 50 साल को एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं फिर हम ये करते हैं देखने के लिए कि उस पेशेंट की उस एज में कौन से कैंसर ज़्यादा होते हैं, उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छा अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि
80% लोगों में अर्टिकेरिया या धप्पड़ या छपाकी का कोई भी वजह नहीं पाई जाती, जिसको वैसे ही हो क्रॉनिक, जाता हाँ जी, क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, उसकी वजह ज़रूर होगी लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। यानी आपने अगर बड़े बड़े टेस्ट तो आप करवा लेंगे, मोटे मोटे टेस्ट आपने करवा लिए, लेकिन अगर आप इतनी उसमें बारीकी में भी चले गए और आपने 10, 15, 20 टेस्ट भी करवा लिए, एक्सरे भी करवा लिया, सारी नॉर्मल चीज़ें करवा ली, पेशेंट अदरवाइज़ अगर हेल्दी है तो फिर हम उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, यानी क्रॉनिक है, इडियोपैथिक मींस कि कोई तो अननोन ये कॉज है। कंटेजियस होता है कि मतलब किसी से लग जाए आपको? नहीं, किसी को नहीं लगता, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लगता। लोगों को ये बड़ी वहम है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या लगता है, तो लोग समझते हैं मैं उसके पास नहीं जाते लोग। बिल्कुल ऐसे ही और है। जल्द की बीमारियों का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि छूत छात से होती हैं। जिस तरह अक्सर मेरे पास आते हैं लोग कि जी ये शायद जो विटिलाइगो है या फुलबेरी है उससे लोग हाथ नहीं मिलाते, सोराइसिस के मरीज से हाथ नहीं मिलाते। तो जल्द की बीमारियां बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि नहीं लगती, यानी कम बीमारियां जो लगती हैं, ज़्यादा बीमारियां जो जल्द की नहीं लगती। जिस तरह स्केबीज है वो लग जाती है, अगर किसी को इन्फेक्शन है आप उसे हाथ मिलाएंगे तो आपको भी लग सकती है। लेकिन जो ये बीमारी है अर्टिकेरिया, धप्पड़ जो है, ये बिल्कुल एक दूसरे से नहीं लगती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अर्टिकेरिया की हम बात करें कि अक्सर ये भी लोग कहते हैं, ये भी देखने में आया कि पानी से जो है इसके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं या नहाने से वर्स हो जाते हैं, वो क्यों होता है? अच्छा, अब इसकी आगे बहुत सारी किस्में हैं अर्टिकेरिया की, जो मैंने बड़ी वाली किस्म तो बता दी। कुछ लोग हैं जो ही एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे या जो ही गुस्से में आएंगे या एक्साइटमेंट में आएंगे उनको अर्टिकेरिया हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वज़न आएगा उससे हो जाएगा। लोगों को अक्सर तो नहीं कहा जाता, कुछ लोग आते हैं जिन्होंने बैग लटकाया, जहाँ बैग लटकाया वहाँ लाइन पड़ जाती है। मेमोरी स्किन भी कहते हैं उसको। हाँ जी, मेमोरी स्किन भी कहते हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसे पेशेंट को दिखाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, हम कोई अगर चाबी से, उंगली से, नाखून से अगर हम उसका नाम लिखते हैं बैग पे तो वो नाम उभर जाता है और वो फिर 15-20 मिनट 2 घंटे में ठीक हो जाता है। इसको प्रेशर अर्टिकेरिया बोलते हैं। जहाँ पे लोग बैठते हैं बटक्स पे, ये पाँव पे हो जाता है। मेरी एक पेशेंट बेचारी बड़ी दूर से आती थी, मुल्तान से, तो उनके पाँव पे, वो चल नहीं पाती, जहाँ जहाँ पाँव लगता था अर्टिकेरिया हो जाता। वो बेचारी व्हील चेयर पे थी, तो उसके लिए भी दवाइयाँ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इसी तरह धूप से अर्टिकेरिया हो जाता है। लोग जब धूप में जाते हैं वहाँ अर्टिकेरिया होता है। फिर जो है कोल्ड अर्टिकेरिया हो जाता है। अच्छा, एक जो आपने बताया कि कुछ लोग हैं जब पानी डलता है जिल्द पे, जहाँ जहाँ पानी पड़ेगा जी, वहाँ पे धप्पड़ निकल आते हैं। तो ये तमाम मुख्तलिफ किस्में हैं धप्पड़ों की, ठीक है, या अर्टिकेरिया की। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं, जैसे आपने बताया कि ये उमूमन इतना डेंजरस नहीं होता, जिसको हम कहें ना कि बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स होते हैं जो इसके डेंजरस होते हैं। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब आप अपनी बॉडी में देखें तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए और फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? अगर तो अर्टिकेरिया आपको हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्टिकेरिया को हमने देखना ये है कि कोई अंडरलाइंग कॉज की ये सिम्टम तो नहीं है, यानी बीमारी और है लेकिन आपको अर्टिकेरिया होने लग गया है, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने जाके डॉक्टर को दिखाना ज़रूर है। अगर डॉक्टर आपको दवाई देते हैं और आपके सिम्टम, और इसको सिम्टम को कंट्रोल करना बहुत आसान है, इसके दवाइयाँ जो हैं वो इंतहाई इफेक्टिव मौजूद हैं पाकिस्तान में। मैं हमेशा कहता हूँ और लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब चूँकि आप बाहर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है। इसमें मुमकिन है हकीकत भी हो, जब आप बहुत अरसे बाहर रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। जो रहते हैं उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर आज इजाज़त मिले तो कि 90% पाकिस्तान बाहर जाने के चक्कर में होता है, वो तो सच बात है, सच्ची बात है ना, तो वो अफसोस की बात है। बहरहाल अल्लाह करेगा ये भी ठीक हो जाएगा। अब मैं ये कंपेयर कर रहा होता हूँ कि वहाँ पे हेल्थ केयर कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी दवाइयाँ कितनी एक्सपेंसिव हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना बहुत छोटी सी फीस लेते हैं, जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही चीप हैं। तो और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, वही दवाई जो अमेरिका में, अब अर्टिकेरिया की एक समझ लें अल्टीमेट एक दवाई है जो अमलिजुमैब, उसका जो जेनेरिक नेम है, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है और वो वहाँ की निस्बत के 10 गुना सस्ती कम है, 10 टाइम्स, और एग्जैक्टली वही कंपनी बनाती है। वही इवन आपकी जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं वो वहाँ पे अगर $500 की मिलती है लिटरली, यहाँ पे 500 रुपये की है। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र, जब हम बहुत सारे नाशुक्र लोग हैं, हम अपने मुल्क का भी कोई शुक्र तो नहीं अदा करते, लेकिन यहाँ पे इस कदर अच्छी दवाइयाँ इस कदर सस्ती मौजूद हैं कि इसका इलाज अर्टिकेरिया का ना करवाना ज़्यादती होगी। चूँकि आपको लोग बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं कि सारा दिन खारिश होती है, धप्पड़ निकल आते हैं, बच्चे बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, तो कम से कम ये देख लेना ज़रूरी है कि अर्टिकेरिया की कोई सीरियस कॉज या कोई सीरियस बीमारी का ये एक सिम्टम तो नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी अगर हो
या आपको कोई दवाई सूट नहीं कर रही, तो अर्टिकेरिया से आपको ये पता चल जाएगा कि कोई और मसला है। तो अर्टिकेरिया से आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि और मसला तो नहीं है बॉडी में। डॉक्टर साहब, मेमोरी स्किन जिनकी होती है, हम देखते हैं आप उनको ज़ोर से टच भी करो ना, उनका निशान पड़ जाता है। जैसे बैग्स हैं, या आप सैलून में जाते हो, मसाज करवाते हो, तो वो एकदम से बिल्कुल रेड हो जाती है जगह। क्या ये भी सिम्टम अर्टिकेरिया का है? ये अर्टिकेरिया की एक किस्म है, इसको डर्मेटोग्राफिक अर्टिकेरिया बोलते हैं, डर्मेटोग्राफिज्म बोलते हैं। तो जहाँ पे, और इसके डायग्नोज करने का भी एक तरीका ये है कि जब पेशेंट आता है तो हम कोई टंग डिप्रेसर लेके या कोई की से या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तो ना हो, लेकिन उसका हम निशान ही बन, जिस नाखून से लोगों कहते हैं जहाँ मैंने खारिश की वहीं पे एक लाइन पड़ जाती है और वो उभरी हुई होती है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उभर जाती है। अब वो जो उभरी हुई लाइन है, ये इसका समझ लें डायग्नोसिस हो जाता है हमारे, तो इसको डर्मेटोग्राफिक ये डेंजरस है। देखें, डेंजरस मैंने जैसे बताया कि अर्टिकेरिया डेंजरस उस वक्त होता है जब उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा हों, और वो ख़ास तौर पे यानी एक्यूटली डेंजरस उस वक्त होता है जिसमें आपको भागना है, रश करना है इमरजेंसी रूम में। वो उस वक्त है जब ये आपके ज़ुबान या आपके होंठ सूजने लग जाएं और आपको बहुत ज़्यादा सांस का मसला होना के ख़तरा हो। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंजियोएडिमा, वो इससे मिलती जुलती चीज़ है। एंजियोएडिमा ये होता है कि आपके किसी एक बॉडी का पार्ट जो है वो फूलने लग जाता है, यानी बाकी अर्टिकेरिया है लेकिन बहुत कम है, लेकिन आपका आप सुबह उठेंगे तो हाथ सूजा हुआ होगा, या सुबह उठेंगे तो एक आंख और एक फेस का एक हिस्सा सूजा हुआ होगा। ये जो एंजियोएडिमा है ये अर्टिकेरिया ही की एक किस्म है, उसके अलावा भी हो सकता है। कुछ लोगों को इनहेरिटेड भी होता है, यानी उनमें एक वो एंजाइम नहीं बनता जो कि ख़ास किस्म के बाइंड करता है एक प्रोटीन को, मॉलिक्यूल को। तो उसमें ऐसा है कि उसमें जो दवाइयाँ हैं, ये तमाम जो कॉमन वाले अर्टिकेरियाज हैं उनमें इंतहाई मुफीद दवाइयाँ और इंतहाई सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो उसमें काम करती हैं। अगर वो काम ना करें तो फिर जो समझ लें दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो अवेलेबल दवाई है वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे अर्टिकेरिया के हवाले से, और हमने इसके सिम्टम्स पे बात की हैं, और साथ साथ हमने बात की है कि कब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, इस पर भी बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसमें अक्सर गलतफहमियाँ और मसाइल बढ़ जाएँ तो नतीजा अलहदगी की शक्ल में भी निकलता है। हमारे माशरे में औरत के लिए जो मुश्किलात हैं वो मर्दों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक औरत डिवोर्स या खुला के बाद ज़िंदगी की नई शुरुआत कैसे करे। और ऑब्वियसली इस सेगमेंट का मकसद तलाक़ को फ़रोग देना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस हकीकत का सामना करना है जो इसके बाद पेश आती है। अलहदगी के बाद शौहर अक्सर बच्चों की ज़िम्मेदारी से भी हाथ उठा लेता है, जिससे माँ पर अकेले बच्चों की परवरिश का शदीद ज़हनी और माली बोझ आ जाता है। और अक्सर ख़ातून अलहदगी की हिम्मत ना कर सके तो क्या एक बुरे रिश्ते में रह सकती है, और इसका जो उसके बच्चे हैं उस पर कितना बुरा नफ्सियाती असर होता है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात पूनम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा पूनम, सबसे पहले तो हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं डिवोर्स पे और न्यू बिगनिंग्स पे, वैसे भी आपने कुछ भी नया स्टार्ट लेना हो ना, हम सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं करें, कुछ भी ज़िंदगी में नया करना हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल ज़रूर लगता है। आपकी कोई जॉब ख़त्म हो जाए, आपको लगता है कि शायद बस ज़िंदगी एंड हो गई है। आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से किसी चीज़ में, किसी इंसान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो आपको लगता है कि बस इसके बाद ज़िंदगी नहीं है। हालांकि अगर हम ये सोचें ना कि जो हर इख्तिताम है उसके बाद ही तो नया आगाज़ होगा, तो जो हर एंड है उसके बाद एक नई बिगनिंग होगी। तो अब मेरी ये सोच है कि कोई चीज़ अगर एंड हुई है तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि व्हाट्स न्यू, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये बताएं कि नई शुरुआत करना, हट के खुला से और इन सारी चीज़ों से, वैसे भी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना कितनी ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आई एग्री कि कुछ भी ख़त्म हो तो मेजॉरिटी जो साई के लोगों की वो ये है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। वेदर इट्स अ बीमारी हो जाती है कोई उन्हें, या इवन जॉब चेंज करने के बीच में जो टाइम होता है ना, उसमें भी दे गो इनटू डिप्रेशन एंड दे थिंक ओ माय गॉड इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। मे बी मैं सब्र कर लेता या लेती और मैं उधर ही रुक, लाइक यू नो ऑल दोस, बर्दाश्त कर लेती, हाँ बर्दाश्त कर लेती। सो लाइक यू नो सेल्फ बैशिंग आती है, लाइक यू आर बिकमिंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ विच इज़ लाइक नेचुरल। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं मेटाटोया, एम आई सेइंग इट करेक्टली?
मेटानोया, सॉरी, या इट्स कॉल्ड मेटानोया एंड इट इज़ इन लाइन विद हमारा जो इस्लाम है उसके साथ भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सूराज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। हमारी जो सूरह दोहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ इन लाइन विद दैट कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है एंड उसने आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, सो आपके अंदर अल्लाह में ने एबिलिटी दी हुई है कि आप बात करें अपने आप से और आप उन पीसेस को पिक करके जो चीज़ टूट गई है, लाइक आई एम गिविंग यू अ विजुअल एग्जांपल कि एक चीज़ बनी हुई है वो टूट गई है, शैटर हो गया है, तो आप उनको पिक करें और आपको उनको नए तरीके से लगाएं, हील योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ज़िंदगी का यही तरीका है और आइडियली यही करना चाहिए, बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि लोग ये नहीं कर सकते। सो इफ़ दे नीड गाइडेंस, इफ़ दे नीड सपोर्ट, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प देम दैट, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं होता टिल यू आर अलाइव। इट्स लाइक किकिंग, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो कि बिजनेस मॉडल्स आप ले लें, आई एम नॉट नेमिंग देम, लेकिन किसी ने 41 की एज में शुरू किया, किसी ने 65 की एज में शुरू किया, किसी ने 80, 90, 90 में शुरू। आई एम नॉट नेमिंग देम, यू मस्ट बी फेमिलियर, यहाँ पे भी वो बहुत खाया पिया जाता है वो वाला ब्रांड, बट दैट गाय स्टार्टेड इट व्हेन ही वाज लाइक, यहाँ पे पाकिस्तान में उन एज ब्रैकेट को कहा जाता है कि वो इनके तो कब्र में पाँव हैं, व्हाट कैन दे डू। लेकिन यही वाली बात है कि आप कब अपने आप को गैदर करके नया सेल्फ बनाते हैं इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हरकत में बरकत है। ऐसे ही। अच्छा पूनम, हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें जो तलाक याफ्ता औरत है और तलाक याफ्ता मर्द है ना, उन दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए एक अलग नॉर्म सेट हुई हुई है। लड़की को एज अ कहना तो नहीं चाहिए, मतलब गाली ट्रीट किया जाता है, हालांकि ये चीज़ें हमारे कल्चर में तो है ही नहीं। और हमारा इस्लाम, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम ने भी इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया कि आप उसको बिल्कुल ही, जैसे हिंदुओं में होता था कि शोहर मर जाता था तो बस साथ जल जाओ, हाँ। तो मुझे लगता है शायद हम 1000 साल जो साथ रहे हैं उसकी वजह से हमने ये चीज़ें अडेप्ट कर ली और अभी तक हमारे अंदर से नहीं जा रही, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो उसके जो औरत है, तलाक याफ्ता औरत, उसके लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है उतनी मर्द के लिए नहीं होती। उसको लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, मर्द है, दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले। और लड़की अगर दूसरी शादी करे भी तो उसको एक बैकलैश आता है, एक गाली समझा जाता है कि भाई क्यों, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ये क्यों है? देखो, अगेन वी आर गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है और उसमें से औरतें भी पावर लेती हैं। तो जहाँ पे पावर जो है वो आदमी के पास है एंड एवरीवन, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे वो उसकी बहन है, चाहे वो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे वो उसके दोस्त हैं, दे टेल हिम दैट यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तुम कुछ भी कर लोगे ना, तुम जो मर्जी करोगे, यू आर अ मेल। उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, ठीक है। हाउएवर लड़कियों को बचपन से क्या बताया जाता है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, कुछ करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस तो करना ही नहीं है। लाइक हर चीज़ का, पगड़ी का बोझ, इज्जत का बोझ, रिलेशनशिप चलाने का बोझ, बच्चे अच्छे पालने का बोझ, फिर शौहर काम नहीं भी कर रहा तो भी तुम बचत करो, तुम कहाँ, सब कुछ काम। तो ये अनफेयर है। दिस इज़ नॉट अ बैलेंस सोसाइटी गोइंग ऑन। एंड एज यू सेड कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो देयर इज़ अ वेरी फेमस इंसिडेंट कि हमारे नबी पाक को ऊपर से आई थी वही के खुला या तलाक क्यों ले लेनी चाहिए। एंड बहुत बारीक एग्जाम्पल थी जिनके ऊपर फिर औरतों ने अपना राइट इस्तेमाल किया। सो शेम करना किसी औरत को अपना राइट इस्तेमाल करने पे इज़ रियली बैड। जो वो करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। और जिन औरतों को लगता है कि वो शेम हो रहे हैं और वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा दिल में कि ओ माय गॉड मेरा फॉल्ट, एंड एज यू सेड कि मैं थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती, दे मस्ट थिंक कि जो लोगों का ओपिनियन है वो लोगों का ओपिनियन है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद देम। जो उनका जर्नी था, जो उन्होंने फील किया है वो जानते हैं। लाइक मेरी नानी एक मिसाल यूज़ करती हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ से गुजरे हो। अगर वो कमेंट्री कर रहे हैं तो इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट यू। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात कर रहे थे कि अक्सर जो ख़वातीन हैं वो समझती हैं कि डिवोर्स के बाद बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आज हम बात कर रहे थे कि कैसे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक हेल्दी बिगनिंग कर सकते हैं और जो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात पूनम दस्तगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
नैना कजर बेकार गुरे तोर नैना रे गुरे तोर नैना कजर बेकार गोरी तोर नैना तोर नैना तोरे तोर नैना तोर नैना नैना कजर बेकार गोरी तोर नैना तोर नैना तोरे तोरे नैना तोरे नैना गज़ल आपने सुनी, बहुत ही टैलेंटेड हमारे साथ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गज़ल सिंगर अलीशा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो लाहौर। अल्लाह का शुक्र। अच्छा अलीशा, सबसे पहले तो बताइए कि गज़ल तो बड़ा मुश्किल है गाना, और उमूमन लोग जो है वो पॉप की तरफ आते हैं या दूसरे म्यूज़िक की तरफ आते हैं, तो ये आपने कैसे अडेप्ट किया और आपको कितना पसंद है ये? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मैंने अभी आपको एक चीज़ सुनाई, ये ठुमरी है, ये क्लासिकल की एक सिंफ है। जैसे गज़ल है, कवाली है, गाना है, इसी तरह ये क्लासिकल म्यूज़िक की एक सिंफ है ठुमरी, जिसमें बोलों के साथ सुरों को उजागर किया जाता है। तो गज़ल की तरफ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे गज़ल सुनाई तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। फिर मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं मेहदी हसन साहब, उस्ताद मेहदी हसन साहब, उनको जब मैंने सुना तो फिर मेरा और तवज्जो गज़ल की तरफ हो गई। तो बस मुझे शुरू से ही, पता नहीं क्यों या कैसे, मुझे ये नहीं पता कि कैसे मेरा ध्यान इधर आया, मुझे शुरू से ही गज़ल पसंद थी, उर्दू से मेरा लगाव था। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि फिर उर्दू में आपके मार्क्स भी अच्छे आते होंगे? हाँ, मार्क्स मेरे अच्छे आते हैं उर्दू में। तो आप साथ क्या कर रहे हैं, आप सिखाते भी हैं? मैं बिल्कुल सिखाता हूँ, मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से, मेरा ग्रेजुएशन चल रही है, और मेरी म्यूज़िक एकेडमी है, वहाँ पे मैं सिखाता भी हूँ म्यूज़िक। ठीक है। तो जो उर्दू लिटरेचर है उसने आपके इस शौक को कितना हेल्प किया, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्प तो किया होगा? जी, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि हम जब कोई गज़ल गा रहे होते हैं तो अगर हमें मतलब का नहीं ना पता कि कोई गज़ल हमने रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए जब तक हमें इसका मतलब नहीं पता होगा हम उसका फ़ील नहीं बना पाएंगे। तो फ़ील बनाने के लिए हमें लफ्ज़ों का मतलब पता होना चाहिए, और लफ्ज़ों का मतलब पता होने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। वो जैसे एक्टर्स को कहते हैं ना कि कैरेक्टर में बिल्कुल आप इंडल्ज हो जाएं, बिल्कुल ढल जाएं, तभी आप अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। ऐसे ही है, म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है, इसमें सब कुछ ही है, इसमें एक्टिंग भी है आपकी, इसमें आपका परफॉर्मेंस भी है, ये तो फुल पैकेज है एक आर्टिस्ट के लिए। इसमें आपको गाने के साथ एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है, फील बनाना पड़ता है उसका। तो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आपको जो आप गा रहे हैं उसका पता होगा कि हम क्या गा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अलीशा, ये बताएं कि आपको कैसा फीडबैक आता है, और आप परफॉर्म भी करते हैं, इवेंट्स वगैरह करते हैं? जी, इवेंट्स तो हमारे चलते हैं साथ साथ, फीडबैक बहुत अच्छा आता है। ये समझ ले कि आज के दौर में एक मौजज़ा है कि अगर गज़ल के इवेंट्स हो रहे हैं, गज़ल की नाइट्स हो रही हैं, तो उसमें फीडबैक बड़ा अच्छा है। और आजकल के जो नौजवान हैं ये बड़ा वो आ भी रहे हैं इसकी तरफ। एक जो ट्रेंड था पहले कि एक ख़त्म हो चुका था, ये अब ये है कि काफ़ी लोग जो हैं इस तरफ उनका ध्यान आ रहा है, वो गज़ल सुनना अच्छा लगता है उनको, सुनते तो हैं हम देखते हैं वैसे लाहौर में भी ना, अब जैसे आपने बताया इस तरफ रुझान आ रहा है, गज़ल नाइट्स वगैरह भी हो रही हैं। जी। तो ये बताएं कि आप भी उसमें परफॉर्म करते हैं, और क्या लोग ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं या ज़्यादा दूसरे म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ज़्यादा म्यूज़िक तो जाहिर है पॉप चल रहा है या कवाली का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। तो गज़ल वो बंदा सुनेगा जिसको अदब से प्यार है, लिटरेचर से प्यार है, ठीक है।
या गज़ल वो सुनेगा जिसको कोई गम लगा हो क्योंकि आजकल ये बड़ा है कि जिसको कोई गम है तो वो गज़ल सुने। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं, जिसको शायरी से प्यार है या जिसको लिटरेचर से प्यार है, आर्ट से प्यार है, वो गज़ल सुनेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे, लेकिन जाते जाते आप एक गज़ल सुनते जाइए क्योंकि हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। जी अलीशा, क्या सुनाएंगे आप हमें जाते जाते? आपको उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की गज़ल सुनाता हूँ, मैं होश में था। सगा मगा 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 मरे रे गा मगा मरे सने सरे धा नि सगा मरे रे सा। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। आपके लिए शेर है। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे।